दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे जीएसटी की, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो धीमान साहब, मैं आपसे जानना चाहता था, अभी बात चल रही थी इंस्पेक्टरी राज की, तो इंस्पेक्टरी राज मुझे लगता है कि जीएसटी लागू होने के बाद बढ़ेगा। आप अवनीत जी कह रहे हैं कि इंस्पेक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, दफ्तर के में जाना नहीं पड़ेगा, तो रिफंड कैसे लेंगे? क्या ऑनलाइन रिफंड मिलेगा? कैसे होगा ये सारा सिस्टम? देखिए, अभी जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में, जो पूरी जो नई चीजें आ रही हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, जैसे अब इनकम टैक्स की बात ले लें कि ऑनलाइन सारी रिटर्न इनकम टैक्स की हो गई हैं और उसमें जो आपका आधार कार्ड बेस बन गया है सारा, तो इसी चीज को स्ट्रीमलाइन करते हुए जीएसटी है जो सारा ही क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग है, उसमें जो अकाउंटिंग है वो भी ऑनलाइन है। तो वैट की अकाउंटिंग क्लाउड बेस्ड नहीं, तो वैट के लिए कितना व्यापारियों को मैं गल नहीं करना। क्या ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਘਟੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਵੀ बढ़ेगा, अकाउंटेंट और वकीलों का राज भी बढ़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का राज भी बढ़ेगा। देखो, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ कर पाता उस चीज तो कितना वो टैक्स पर से आऊंगा। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी जो सिस्टम बन रहा है इंडिया दूसरा जब इन्होंने पहले जो जीएसटी का दिया था कि सारे जो बैरियर हैं वो देश में खत्म कर दिए जाएंगे जी, तो अभी बोल रहे हैं कि वो बैरियर रहेंगे। अच्छा, वो बैरियर वही रहेंगे, उस वहाँ सिर्फ कागज चेक होगा, बात तो वहीं खड़ी है। तो अवनीत जी, ये कैसे सरकार एक तरफ तो कह रही है कि ये बैरियर जीएसटी, वन इंडिया वन टैक्स, पर स्टेट लेवल पे बैरियर क्यों? देखिए, क्या वजह है? बैरियर जो रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। आई थिंक इनका कहना बहुत हद तक जायज है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, राइट? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सरकार। ट्रेनिंग सर, मैं तो समझता ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? जड़े 125 करोड़ बंदा उस लेवल ਤੇ किस तरह ट्रेनिंग दी जाएगी? ये जीएसटी ਨੂੰ लागू कराने वास्ते पूरे देश के अंदर तुसी पिंडां दी गल कर लो, तुसी गलियां दी गल कर लो, अंदर जो गलियों में बैठे हुए हैं लोग, उनका कैसे होगा? चाहे वो 20 लाख से ऊपर जा रहा है, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है चलाने की। तो इंटरनेट इसको जीएसटी इंटरनेट नहीं है, अकाउंटेंट कहाँ से लाएगा? एक महीने में 3 रिटर्नें भरनी है, 37 रिटर्नें, उसमें उसके अंदर सरकार ने सारा फार्म लगाए हैं। कैसे चलेगा? कोई भी व्यापारी टैक्स चोरी करने के हक में नहीं है। अगर मैं बात करूं, सरकार को जीएसटी लेगी वो, तो उसके बदले हमको क्या देगी? अच्छा, व्यापारी को क्या मिलेगा? हमने तो दे दिया जी। भारत जी, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जीएसटी की मौजूदा टैक्स दर है, क्या आप उससे सहमत हैं? जबकि हमारे साउथ एशिया के बाकी देशों में सिर्फ 7.7% ज्यादा से ज्यादा जीएसटी की दर है। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा 25% है, और जबकि हमारे भारतीयों को 28% तक जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर हम यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सीए साहब आपकी नॉलेज में भी लाना चाहता हूं, धीमान साहब आपकी, वहां अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या लगता है कि भारत का इसको फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं, जब हम किसी अपनी कंट्री को, अपने इंडिया को किसी बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो उनकी कंट्री से और हमारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यापारी अब सोच रहा है कि ये तो कंपनी राज को बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटा जो देश का असल व्यापारी है, जो देश में काम कर रहा है। तो गांधी जी ने कहा था कि जो स्वराज की बात की थी, छोटे व्यापारी की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की थी, घरेलू उद्योग की बात की थी, तो लगता है कि ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा जी। अडानी आगे जो सिस्टम आ रहा है, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ दुकानदार से, दुकानदार अपने बच्चों को दुकानदारी में डालना ही नहीं चाह रहे, तो क्या करेंगे उनके? वो बाजार हौली हौली खाते जाएंगे, बाजार खत्म होता जाएगा। आने वाले जैसे जो सिस्टम बनाया जा रहा है, अभी क्लियरेंस नहीं हो रहा व्यापारी को, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरेंस नहीं। इतना व्यापारी के अंदर डर चल रहा है कि काम करेंगे कैसे। पहली तो मैंने आपको बात की कि जिसके अंदर स्टॉक पड़ा है
उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं तो है। दिमान साहब बताइए, जो स्टॉक पड़ा है तो क्या कैसे स्टॉक की स्टीम लाइनिंग हो रही है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि वैट से जिन व्यापारियों के पास वैट नंबर है तो इनके एक पर्टिकुलर जो साइट है इनकी GSTN करके जो साइट है वहां पे इनको अलग से टोकन दिए गए हैं GST में कन्वर्ट करके। अच्छा, एक और बात बताइए अवनीश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिनका वैट का रिफंड बाकी होगा या जिनका वैट का रिफंड बाकी पड़ा है तो क्या वो GST में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा, उसका भी दर्शक बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं कि उसका क्या होगा। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जहाँ तक दुकानदारों की या व्यापारियों की बात है, अगर हम भारत के पिछले 2 साल देखें तो सबसे ज्यादा जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है वो हुआ ई-कॉमर्स साइट से, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, और उसमें बहुत ज्यादा स्कोप था वैट की चोरी का, क्योंकि पता नहीं लग रहा था कि सेल परचेज कहाँ हो रही है और सेल कहाँ हो रही है। एक स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल शेड्यूल डाला गया है ओनली फॉर ई-कॉमर्स साइट्स इन द GST एक्ट, जिसमें के उन साइट्स को जितनी भी वहां से सेल हो रही है उसमें कोई भी चोरी का स्कोप जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके होने के बाद मैं आपसे जो रेट्स है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एक मेरे को सिंपल सवाल, क्या सरकार ने GST लगाया सब पे, सब ट्रेड के ऊपर लग गया जी। क्या कोई किसी गांव में या किसी कस्बे में या किसी शहर में कोई रोज के 10,000 गिलास लस्सी के बेच रहा है, उसके ऊपर GST, दही जमा रहा है, उसके ऊपर GST गवर्नमेंट कैसे लेगी? उसकी तो बिल्डिंगें तो वैसे ही बन रही हैं। तो देखिए सर, उसको कैसे ये अंदर लेंगे GST के अंदर? सरकार बड़ी क्लियर है, चाहे आप रेडी पे खड़े होके लस्सी बेचिए, चाहे आप रेस्टोरेंट में बेचिए, जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उसको GST में कवर होना ही पड़ेगा। उसको इतना इक्विप होना ही पड़ेगा कि वो GST जमा करा सके। तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि इसकी जो सेल है वो सेल, उसके पास तो सेल वैट नंबर ही नहीं है, टर्नओवर तो क्या दिखाएगा वो? देखिए ये मैं इसका एप्रोप्रिएट उसके पास वैट रिटर्न नहीं है, वो इनकम टैक्स भरता है, मेरा इतना टैक्स भर दिया। से सहमत हूँ। कोई भी पॉलिसी आती है, देखिए व्यापार मंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो जो जनरल पब्लिक होती है उनको सुविधा होती है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन आई है। मौजूदा जो गवर्नमेंट है दे वांट टू टेक अस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कंट्री, जैसे बाकी हम अंतर्राष्ट्रीय कंट्री की बात तो करते हैं। तो मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूं। एक व्यापारी का दर्द बताता हूँ कि जैसे हमने बोला कि हम टैक्स देने को तैयार है, व्यापारी GST देने को 28% लगा लिया, ये भी बहुत ज्यादा है, किसी में 18 है, किसी में 6 है, किसी में 28 है, फिर अलग अलग क्यों बांट दिया? इसको पूरा क्यों नहीं किया? एक तरह का टैक्स लगाते, वन टाइम टैक्स लगाते, देने को तैयार है, पर इसके बदले सरकार व्यापारी को क्या रिटर्न कर रही है? ना तो हमको दे रही है सिविल यूनिफॉर्म टैक्स की बात, ना तो हमको दे रही है, एक मिनट जी, ना हमको दे रही है इसके बदले में कोई हेल्थ की कोई गारंटी, हमारा बिना किसी गारंटी के, बिना किसी इतना भारी टैक्स लगा दो व्यापारी के ऊपर, वो काम ही ना कर पाए। आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, गवर्नमेंट के पास भी चैलेंजेस हैं। 150 करोड़ की आबादी है। देखिए 150 करोड़ की आबादी है। देखिए दिमान साहब, सिविल यूनिफॉर्म टैक्स की बात हो रही थी। हाँ जी। पेट्रोल उसमें शामिल नहीं है, डीजल उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट फेज में आ रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट फेज में क्यों? जब हम एक यूनिफॉर्म टैक्स की बात कर रहे हैं, अभी तो, तक क्या है तो कि पेट्रोल और डीजल को क्यों अलग रखा? क्या सरकार के अंदर चार लोग रह रहे हैं या 5 लोग रह रहे हैं, एक के ऊपर रूल अलग, दूसरे के ऊपर अलग, तीसरे के ऊपर इस तरीके से घर नहीं चलता। तो चंडीगढ़ में अब डीजल सस्ता होगा, पंजाब में महंगा होगा, हरियाणा में पेट्रोल सस्ता होगा, पंजाब में अगर मैं बात करूं जड़ा जो ऑनलाइन बिजनेस है, 50% बाजार ऑनलाइन बिजनेस खा गया, ठीक है जी। ऑनलाइन 50% लोग जड़े हैं वो जिनकी सेल 10,000 थी, उनकी सेल आज 5,000 है, उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, परिवार बड़ा हो रहा है, उनके लिए क्या सोचा जा रहा है? कैसे टैक्स तो ले ली गवर्नमेंट के टैक्स दे दे मेरे को, मैं ये बना दूं, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पुल बना दे, पुल का क्या फायदा? अगर मैं 50 साल काम किया, मेरे को सरकार ने ना तो हेल्थ दी, मैं अपनी बात करूं,
मैं पिछले 25 साल से टैक्स दे रहा हूँ। अवनीत जी बहुत बड़ी बात 25 साल से गवर्नमेंट ने मेरे को क्या ऑफर दिया? कोई सुविधा तो दी नहीं, मूलभूत सुविधा ना तो सेहत, आज मैं आज भी नदारत है। आज मैं बीमार हो जाऊं लेने के बाद भी आज मैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट सोशल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इसके बदले हमको सोशल सिक्योरिटी क्या देती है? अगर मेरे पिताजी आज बीमार हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं, घर के अंदर कौन पहुंचाएगा घर का राशन? कमाने वाला बंदा ही बीमार हो गया तो आम दुकानदार की बात कर रहा हूँ, छोटे की। अभी जो वैट सिस्टम चल रहा है जिसमें के स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एम्पल पावर्स हैं और वही इसको इम्प्लीमेंट करके वैट चला रहा था। तो मौजूदा गवर्नमेंट भी जो अभी पहले गई है यहाँ से, तो उन्होंने व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस की स्कीम चला रखी थी। तो ये अभी जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है इसमें सिर्फ लोगों को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट फेज में अभी जो लोगों को ऐसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अच्छा अवनीत जी, एक ना बहुत जो गरमाया हुआ मुद्दा है किसानों का। किसान बहुत ज्यादा खुदकुशियां कर रहे हैं पूरे भारत में, तो क्या जीएसटी का उनको भी कोई लाभ होने वाला है किसानों को? जी डेफिनेटली किसानों के एंड से तो इतना नहीं है, बट हाँ जहाँ तक टैक्स की बात है, फूड ग्रेन्स को एग्जम्प्ट रखा गया है। तो फूड जो बेसिक नेसेसिटी है उसको बाहर रखा गया है ताकि उसके ऊपर टैक्स ना लगे, रेट ना बढ़े। अब जहाँ तक सर की ये बात है कि सरकार ने क्या दिया, राइट, अब अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल है, मिनिमल फीस पे चल रहे हैं, वो वैट के या इनकम टैक्स से ही चल रहे हैं। चंडीगढ़ में हम बैठे हैं या मोहाली में बैठे हैं तो सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं, बिना किसी खर्चे के सारे इलाज हो रहे हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं इलाज? आप ऐसे करो, आप मोहाली के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर चलते हैं, ना तो डॉक्टर मिलेगा, ना आपको मशीन नहीं मिलेगी। चलो पीजीआई चलो, डायलिसिस की पीजीआई चलो, वहाँ आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, तो क्या फायदा चलेगा? इसका क्या करेंगे हम? राइट, मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसमें और बेटर किया जा सकता है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया, सहूलत नहीं बढ़ाई। मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने बात की है कि पंजाब गवर्नमेंट ने व्यापारियों के लिए बनाया, वो भी 50,000 का कार्ड बना, वो भी पॉलिसी हमने बैठ के सरकार के साथ तय करके, कोई भी किसी को कोई कड़वी चीज खिलानी हो पहले थोड़ा सा मीठा भी खिलाना पड़ता है, उनको देना पड़ता है भाई इसके बदले हम ये देंगे, आप टैक्स दो, हम इसके बदले ये देंगे आपको। तो टैक्स के बदले गारंटी क्या है? सोशल, मैं बोलता हूँ एक, आज मैं अगर चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो आप जीएसटी के इससे भी बड़ी दर पे टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, यही कहना चाहते हैं? जो अलग अलग देशों में 25% है, 28% लिया जा रहा है हमसे, तो हम देने को 28% तैयार है, हमने तो कस्टमर से लेना है। इतना बड़ा टैक्स स्लैब क्यों? क्योंकि भारत को तो जरूरत थी, भारत के व्यापारियों को, भारत के किसानों को, भारत की आम जनता को तो ऑक्सीजन की जरूरत थी। देखिए तो इनकी ऑक्सीजन छीनी जा रही है। नहीं, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ कि ये एक चैलेंजिंग जो फेस है, इतना बड़ा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल है उसके हिसाब से इंडिया में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ जो डोमेस्टिक इनपुट हो रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, हर एक स्टेट में अलग अलग चीजें बन रही हैं, फूड ग्रेन की आइटम्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और हर कमोडिटी के ऊपर ऑलरेडी पहले से वैट फिट है। सबसे बड़ी बात कि वो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार यहाँ पे जीएसटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कोई ऐसी वो कि हम आज ही आजाद हुए हैं, ये भी चीज नहीं है। तो पुराने सिस्टम में से जो चीजें हैं वो पुराने सिस्टम में, आपको वही बताना, मैं आपको बड़ी कर रहा हूँ कि वैट में भी ऐसी प्रोविजन थी, अलग अलग रेट थे, उसमें भी 12%, 12.5% भी होगा, बीच में 10.5%। सस्ती होगी या महंगी होगी? तो मैं वो वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आपको वहीं पे आ रहा हूँ, क्योंकि आम जनता जानना चाहती है, आम जनता आप लोगों के माध्यम से ये जानना चाहती है कि चीजें कौन कौन सी चीजें जो अभी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है उसमें मोस्टली जो चीजें हैं उसका रेट ऑफ टैक्स डाउन होने से चीजें सस्ती हैं। अरे नहीं, मैं आपको सहमत नहीं है, क्यों? इसीलिए मैं सहमत नहीं हूँ। आज से 2 महीने पहले वाला पनीर का पैकेट का रेट उठा के देखेंगे तो आज का देखिए, उसमें 15 रुपए का फर्क डाल दिया उन्होंने। पहले ही जीएसटी आने से पहले ही कंपनियों ने रेट 10-10, 20-20, 25% बढ़ा दिए। आप आलू का चिप्स का पैकेट ही देख लो वो कहां पहुंच गया। उन्होंने कंपनियों ने रेट पहले ही इनके बढ़ा दिए हैं कि जब जीएसटी आएगा उसके ऊपर रेट लगा के ठोक के आम गरीब जनता की लूट करो। अच्छा, आपने एक बात कही थी, इसके लिए सरकार को गौर करना चाहिए। बात कही थी कि नोटबंदी कड़े स्टेप लिए, तो नोटबंदी के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जनता को तोहफा दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाएंगे
तो उस पे उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिल्कुल बिल्कुल सही बात जो है 6 to 8% है उसमें। तो एक तरफ तो उन्होंने ये बेनिफिट दिया, दूसरी तरफ अब जीएसटी में घर बनाने की जो मटेरियल है, प्लाईवुड है, टाइल्स है और जो भी मटेरियल है उस पे टैक्स इंक्रीज कर दिया। एक हाथ दिया और दूसरे हाथ लिया, तो आम जनता को इसका क्या वो बेनिफिट टैक्स होगा? इंक्रीज नहीं हुआ है। बेसिकली क्या हुआ है कि जो इनपुट में जो बिल्डिंग मटेरियल में चीजें लगती थी उसमें एक्साइज, कस्टम या उसमें ऑक्ट्राई और उसमें वैट सारी चीजें कंपोनेंट होके आती थी। तो पर्टिकुलरली क्या होता था, चीज बनते बनते टैक्स ज्यादा था उसमें लगता। लेकिन उन चीजों को कंपाइल करके जब उनकी एवरेज निकाल के जीएसटी लगाई है तो वो उसके कंपैरेटिवली 1 से 2% कम है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बिल्डर और कंस्ट्रक्टर जो जितने भी हैं रियल स्टेट में हैं उनको उनकी जो कॉस्ट है जो वो कम घर सजाने वाली जो चीजें थी वो तो उन्होंने सस्ती कर दी और घर बनाने वाली चीजें महंगी कर दी। ऐसा क्यों? देखिए, जो तो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, राइट, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आ रही है, उनको वैसे भी स्कीम से एग्जम्प्ट रखा गया है जी। उसके बाद अगर कोई रेजिडेंशियल घर एक जना अपने लिए बनाना चाहता है वो सर्विस टैक्स से भी एग्जम्प्ट है, जीएसटी में भी एग्जम्प्ट। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो बड़े बिल्डिंग बनाता है या बहुत सारे हाउसेज बनाता है उसको आगे सेल करता है, उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा सर्विस टैक्स से रेट बढ़ गया है, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे आएगा। सिंगल यूनिट एंड यूजर पे उसका असर आना तय है। अगर मैं आपकी बात को बड़ी करूं तो एंड यूजर पे वो आएगा ही आएगा। वो लोड तो आएगा ही आएगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की देने के बाद जो वायदा किया था कि 6% होगा, मैंने एक बात आपसे की थी, आम आदमी की पहुंच से दूर ज्यादा नजर आया। धीमान सर, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मिलते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।